लखनऊ के न्यायालय में उस दोपहर गर्मी भरी हवा थी। खुली खिड़कियों से सूखी हवा के झोंके और उत्सुक लोगों की फुसफुसाहट अंदर आ रही थी। न्यायाधीश विक्रम सिंह चौहान अपने चश्मे को ठीक कर रहे थे जब अचानक एक तरफ का दरवाजा धमाके से खुला। एक छोटी सी लड़की, जिसकी स्कूल वर्दी फटी हुई थी और जिसके पैर में सिर्फ एक जूता था, लंगड़ाते हुए कमरे के बीच तक आई। दृढ़ आवाज और आंखों में जलती हुई निश्चयता के साथ उसने चिल्लाकर कहा, मेरे पिता को आजाद करो और मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगी। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया, जो पिछली पंक्तियों से आने वाली नर्वस हंसी से टूटा। हंसी बढ़ती गई, दीवारों पर गूंजती हुई, लेकिन न्यायाधीश विक्रम नहीं हंसे। उनकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ गईं, जबड़ा तन गया। उनके बाएं पैर में हल्का सा कंपन हुआ, वही पैर जो 8 साल पहले एक रेल दुर्घटना के बाद से बेजान था। ये लड़की कैसे जान सकती थी? उसकी आंखें पलक नहीं झपक रही थीं, जैसे वह कोई ऐसा राज छिपाए हो जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा गायब हो गया हो और सिर्फ वे दोनों ही बचे हों। अदालती कर्मचारी उसे वहां से हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कम लेकिन तीखी आवाज में पूछा। आकृति, उसने जवाब दिया। और मुझे पता है कि आपके पैर को कैसे ठीक किया जाए। कमरे में बेचैन फुसफुसाहट फैल गई। विक्रम ने गहरी सांस ली, अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन जब वे कुछ कहने वाले थे, आकृति ने अपनी बात पूरी की। लेकिन सिर्फ तभी जब आप मेरे पिता को आज रिहा करेंगे। हथौड़े की आवाज गूंज उठी। विक्रम धीरे से अपनी कुर्सी से उठे, जैसे वे अपने पैर का परीक्षण कर रहे हों। आकृति की आंखों में ऐसा विश्वास था जो विक्रम के भीतर तक पहुंच गया। उनके मन में वर्षों पुरानी यादें उभरने लगीं। वो दर्दनाक दिन जब उनका पूरा जीवन बदल गया था। आकृति के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उन्हें अपने अतीत के अंधेरे कोनों की ओर खींच रहा था। वो कैसे जानती थी? उन्होंने फिर से उसकी ओर देखा, इस बार उसकी आंखों में गहराई तक झांकते हुए। मेरे पिता को कुछ नहीं किया, आकृति ने कहा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। वो बेगुनाह हैं, और आप जानते हैं कि सच क्या है। न्यायालय में बैठे लोगों ने एक दूसरे को देखा, कुछ समझ न पाने की स्थिति में। ये छोटी सी लड़की एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश के सामने खड़ी होकर ऐसे दावे कर रही थी जो पागलपन की हद तक असंभव लगते थे। विक्रम ने अपनी बैसाखी को मजबूती से पकड़ा। उनकी आंखों में पहली बार भय झलका, जिसे वे तुरंत छिपाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अदालत कक्ष में नजर घुमाई। वकील, अभियुक्त, दर्शक सभी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। फिर उनकी नजर पिछली पंक्ति में बैठी एक अमीर दिखने वाली महिला पर पड़ी, जो अपनी नीली रेशमी साड़ी में बैठी थी। महिला की आंखें भय और गुस्से से जल रही थीं। इस पागल बच्ची को यहां से निकालो, महिला ने चिल्लाते हुए कहा। यह सिर्फ नाटक कर रही है। मेरी चोरी गई हैंडबैग के लिए इसके पिता को सजा मिलनी ही चाहिए। आकृति ने अपना अकेला जूता जमीन पर मारा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। झूठ, सब झूठ है। आप सब मेरे पिता को फंसा रहे हैं। विक्रम ने अपना हथौड़ा उठाया और मेज पर मारा। शांति, उन्होंने गरजते हुए कहा। फिर वे अपनी कुर्सी से थोड़ा और उठे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उनके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। इस बच्ची को मेरे केबिन में लाओ, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूं। अदालत में सन्नाटा छा गया। अचानक विक्रम ने अपनी बैसाखी से आगे की ओर एक कदम रखा, एक ऐसा कदम जो उन्होंने पिछले 8 वर्षों में कभी नहीं रखा था। पूरी अदालत की सांस रुक गई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आकृति एक पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठी थी, अपने घिसे हुए स्कूल बैग की पट्टी को मजबूती से पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रोई हो, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो बार बार अपने बैग में झांक रही थी, जैसे कोई कीमती चीज वहां छिपी हो। अदालत के लोग उसे आश्चर्य और संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। इस छोटी सी लड़की ने लखनऊ के सबसे सम्मानित न्यायाधीशों में से एक को कैसे हिला दिया था। गलियारे के दूसरी तरफ विक्रम अपने केबिन में बैठे थे। अभियुक्त रमेश यादव के केस की फाइल को पलट रहे थे। पन्नों पर धूल जमी थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में फाइल तैयार की हो। एक क्षण के लिए उनका हाथ रुका,
फाइल के पीछे से एक तस्वीर झलकी, उनकी पत्नी और बेटी की, जो अब इस दुनिया में नहीं थीं। विक्रम ने तस्वीर को जल्दी से अपनी ड्रॉर में छिपा दिया, जैसे उनका दर्द भी वहां बंद हो सकता हो। उन्होंने वापस केस की ओर ध्यान केंद्रित किया। रमेश यादव, एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक, पर शालिनी मेहरा नामक एक प्रभावशाली महिला का हैंडबैग चुराने का आरोप था। सबूत मजबूत लग रहे थे। एक धुंधला वीडियो जिसमें कोई आदमी एक महिला से कुछ छीनता दिखाई दे रहा था, और एकमात्र गवाह जो शालिनी मेहरा के ड्राइवर से जुड़ा हुआ था। लेकिन कुछ अजीब था। शिकायत पर शालिनी मेहरा के हस्ताक्षर में एक विचित्र अंतर था, जो विक्रम नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। पहले पन्ने पर हस्ताक्षर नीली स्याही से थे, जबकि बाकी काली स्याही से। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी को जल्दबाजी में गढ़ा गया हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं साहब? दरवाजे पर खड़े अदालती कर्मचारी सूरज की आवाज ने विक्रम के विचारों को भंग किया। उसके हाथ में एक बिना नाम का लिफाफा था, जिसे वह थोड़ा असहज लगते हुए सौंप रहा था। यह आपके लिए अभी अभी आया है, कोई भेजने वाला नहीं है। विक्रम ने लिफाफा लिया और सूरज को जाने का इशारा किया। लिफाफे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। एक युवा आदमी एक ऑटो रिक्शा खींच रहा था, जिसमें एक घायल यात्री बैठा था, और वह यात्री कोई और नहीं, विक्रम स्वयं थे, कई साल पहले। तस्वीर ने उन्हें मुक्के की तरह हिला दिया। वे उस घटना को याद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक धुंधला अंधकार था। उन्होंने अपनी पंगु हुई टांग को छुआ, जो उस दुर्घटना की याद दिलाती थी, लेकिन उसके पीछे की कहानी उनके लिए अब भी एक पहेली थी। क्यों यह तस्वीर अब आई थी? ठीक उसी दिन जब आकृति ने उन्हें चलने का वादा किया था। उन्होंने तस्वीर को पलटा। पीछे एक छोटा नोट लिखा था, कुछ कर्ज कभी नहीं भुलाए जा सकते। हाथ की लिखाई अजनबी थी, लेकिन शब्द उनके अंदर तक पहुंच गए। विक्रम ने बैल बजाई और अपने सहायक से आकृति को अंदर भेजने को कहा। जब आकृति कमरे में आई, तो वह पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रही थी। उसने अपने बाल ठीक किए थे और अपने एकमात्र जूते को चमकाने की कोशिश की थी। विक्रम ने उसे बैठने का इशारा किया, तस्वीर को मेज पर रखते हुए। तुम्हें यह चलने वाली कहानी कहां से मिली, और तुम्हारे पिता के मामले का इससे क्या संबंध है? आकृति ने तस्वीर को देखा और एक क्षण के लिए मुस्कुराई, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। वो मेरे पिता हैं, उसने ऑटो रिक्शा चालक की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आप उन्हें याद नहीं करते ना? विक्रम का सिर चकरा गया। वे अपनी बैसाखी को मजबूती से पकड़े, जैसे वह उनका एकमात्र सहारा हो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह बताया कि मैं क्यों नहीं याद कर पाता? आकृति ने अपना बैग खोला और एक छोटी डायरी निकाली, पर उसे मेज पर नहीं रखा। वो सब इसमें लिखा है, लेकिन मैं यह आपको तभी दूंगी जब आप वादा करेंगे कि मेरे पिता को रिहा करेंगे। मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता, विक्रम ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। कानून है आकृति, मुझे सबूतों के आधार पर फैसला करना होगा। आकृति ने डायरी वापस अपने बैग में रख ली। तो फिर आप कभी नहीं चल पाएंगे, ना अपने पैरों से, ना अपनी आत्मा से। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मेरे पिता बेगुनाह हैं, वो हैंडबैग नहीं चुरा सकते। उस दिन वे अपनी गाय को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे जब यह सब हुआ बताया गया। विक्रम ने भौहें उठाई। फाइल में इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं, आकृति ने कहा। उसकी आवाज दरवाजे के बाहर तक सुनाई दे सकती थी। कई गवाह हैं जो यह साबित कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने किसी की बात नहीं सुनी। विक्रम ने सोचा, यह सच हो सकता था। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे मामले देखे थे जहां गरीब लोगों के खिलाफ झूठे मामले बनाए गए थे, लेकिन इस मामले में कुछ और भी था, कुछ जो उनके अपने अतीत से जुड़ा था। तभी सूरज फिर से दरवाजे पर दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। साहब, शालिनी मेहरा बाहर हैं, वह आपसे अभी मिलना चाहती हैं, उन्होंने कहा। यह बहुत जरूरी है। आकृति का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह महिला झूठ बोलती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो आपके दुर्घटना के दिन वहां थी, लेकिन वह दिखावा करती है कि नहीं थी। विक्रम ने आकृति को जाने का इशारा किया।
लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने पुकारा, आकृति, क्या तुम वाकई जानती हो कि मुझे क्या हुआ था? मेरी याददाश्त क्यों गई? आकृति ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में दर्द और करुणा का मिश्रण था। क्योंकि कभी कभी भूलना ही सबसे सुरक्षित होता है न्यायाधीश साहब, लेकिन अब भूलने का समय खत्म हो गया है। इससे पहले कि विक्रम कुछ और पूछ पाते, बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। सूरज ने दरवाजा खोला और शालिनी मेहरा नीली रेशमी साड़ी में सजी दो मजबूत दिखने वाले पुरुषों के साथ अंदर आई। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। मुझे उम्मीद है कि आप उस बच्ची की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने नरम लेकिन जहरीले लहजे में कहा, विक्रम के डेस्क के पास आते हुए। उसकी नजर मेज पर पड़ी तस्वीर पर गई और उसका चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। यह कहां से आया? शालिनी मेहरा की आवाज में एक ठंडी चमक थी जो लखनऊ के इस पुराने अदालत कक्ष की दीवारों में गूंज रही थी। उसकी आंखें विक्रम पर टिकी थीं, जैसे वह उनके चेहरे पर हर भाव को पढ़ रही हो। तस्वीर, जो अभी भी मेज पर पड़ी थी, उनके बीच एक मूक साक्षी की तरह थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। शालिनी के शब्द, ये कहां से आया, उनके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसकी आवाज में छिपा डर और क्रोध यह साफ कर रहा था कि यह तस्वीर कोई साधारण चित्र नहीं थी। यह एक पुराने राज का प्रवेश द्वार थी, जो शायद विक्रम के अतीत को पूरी तरह उजागर कर सकता था। विक्रम ने अपनी बैसाखी को और मजबूती से पकड़ा, जैसे वह उनके संकल्प का आखिरी सहारा हो। श्रीमती मेहरा, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपने अभी अभी एक तस्वीर को देखकर इतना घबरा क्यों लिया? यह क्या छिपा रही है? शालिनी ने एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे कीं, जैसे वह अपने विचारों को समेट रही हो। फिर उसने एक ठहरी हुई हंसी हंसी, जो कक्ष में अस्वाभाविक रूप से गूंजी। घबरा लिया? न्यायाधीश साहब, आप गलत समझ रहे हैं। यह बस एक पुरानी तस्वीर है, शायद किसी ने मजाक में भेजी होगी, लेकिन यह मेरे खिलाफ आपके इस छोटे से नाटक को और मजबूत नहीं बनाती। उसने आकृति की ओर इशारा किया, जो अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी, अपने बैग को कसकर पकड़े हुए। ये लड़की और उसका परिवार बस झूठ बोल रहा है ताकि मेरे खिलाफ आपको भड़काया जाए। आकृति ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी छोटी सी मुट्ठियां कांप रही थीं। मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। आप जानती हैं कि मेरे पिता ने क्या देखा था। आप डरती हैं कि सच बाहर आएगा। बस करो, शालिनी ने तेज आवाज में कहा। उसका चेहरा अब क्रोध से लाल हो गया था। यह अदालत है, कोई नौटंकी का मंच नहीं। आप इस बच्ची की कहानियों पर विश्वास करने जा रहे हैं, जो अपने चोर पिता को बचाने के लिए कुछ भी कह सकती है। विक्रम ने हथौड़ा उठाया और मेज पर मारा। शांति, उनकी आवाज कक्ष में गूंजी और एक पल के लिए हर कोई चुप हो गया। श्रीमती मेहरा, मैं तय करूंगा कि इस अदालत में क्या सच है और क्या झूठ, और अभी के लिए मैं आकृति से और सुनना चाहता हूं। उन्होंने आकृति की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा सवाल था। आकृति, तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक डायरी है। उसमें क्या लिखा है? और यह तस्वीर, यह मेरे अतीत से कैसे जुड़ी है? आकृति ने अपने बैग को और कसकर पकड़ा, जैसे वह उसमें छिपे राज को दुनिया की हर ताकत से बचा रही हो। मेरे पिता ने उस दिन सब कुछ लिखा था, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। जब आपकी दुर्घटना हुई थी, वो वहां थे। उन्होंने आपको बचाया था, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। उस डायरी में लिखा है कि उस दिन और क्या हुआ था, और वो लोग कौन थे जो आपको मारना चाहते थे। कक्ष में फिर से फुसफुसाहट फैल गई। शालिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और एक कदम आगे बढ़ी। यह सब बकवास है, उसने कहा। उसकी आवाज में अब हल्की सी घबराहट थी। आप एक बच्ची की कहानी पर विश्वास करेंगे, लेकिन मेरे सबूतों को नजरअंदाज करेंगे। मेरे ड्राइवर ने साफ साफ देखा था कि रमेश यादव ने मेरा बैग छीना। वीडियो सबूत भी है। विक्रम ने फाइल की ओर देखा, जो उनके सामने खुली पड़ी थी। आपके ड्राइवर का बयान और वो वीडियो, दोनों में खामियां हैं श्रीमती मेहरा। वीडियो में चेहरा साफ नहीं है और आपके ड्राइवर का बयान बार बार बदला गया है। मुझे लगता है कि यहां कुछ और चल रहा है। उन्होंने आकृति की ओर देखा। आकृति,
क्या तुम मुझे वो डायरी दिखा सकती हो? आकृति ने एक पल के लिए हिचकिचाया। उसकी आंखें शालिनी और उसके साथ आए दो पुरुषों की ओर गईं, जो अब दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। मैं यहां नहीं दे सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ आए तो मैं आपको वो जगह दिखा सकती हूं जहां मेरे पिता ने डायरी छिपाई है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। यह एक जोखिम भरा कदम था। अगर वो आकृति के साथ गए तो वो न केवल अपने करियर को खतरे में डाल रहे थे, बल्कि अपनी और आकृति की जान को भी। लेकिन उनके मन में एक आवाज थी जो बार बार कह रही थी कि सच जानना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ठीक है, उन्होंने आखिरकार कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इस केस को स्थगित करना होगा। उन्होंने हथौड़ा उठाया और बोले, यह सुनवाई कल सुबह तक स्थगित की जाती है। सभी पक्ष अपने सबूत और गवाह तैयार रखें। शालिनी ने तीखी नजरों से विक्रम को देखा, जैसे वह उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। आप एक गलती कर रहे हैं न्यायाधीश साहब, उसने धीमे लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। विक्रम ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और सूरज को, आकृति को सुरक्षित बाहर ले जाने का इशारा किया। जैसे ही आकृति और सूरज बाहर निकले, विक्रम ने मेज पर पड़ी तस्वीर को फिर से उठाया। उसमें वो घायल यात्री, वो खुद थे, और वो ऑटो रिक्शा चालक, जो शायद रमेश यादव था। उनके दिमाग में धुंधली सी छवियां उभरने लगीं, एक रेल की पटरी, एक तेज आवाज और फिर अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे के पीछे क्या था? क्या शालिनी मेहरा वाकई उस दुर्घटना से जुड़ी थी? और अगर हां, तो वो क्या छिपा रही थी? लखनऊ की संकरी गलियों में उस रात का अंधेरा लखनऊ की गलियों पर छा चुका था। चांद की हल्की रोशनी में रूमी दरवाजा अपनी प्राचीन भव्यता के साथ खड़ा था, जैसे शहर का कोई मूक प्रहरी। विक्रम अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ आकृति थी, जो अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़े हुए थी। उसका चेहरा चिंता और दृढ़ता के मिश्रण से भरा था। हमें जल्दी करना होगा, आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए। वो लोग हमें देख सकते हैं। वो लोग कौन? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में अधीरता थी। शालिनी मेहरा और उसके आदमी, या कोई और? आकृति ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी एक काली कार की हेडलाइट्स ने गली को रोशनी से भर दिया। कार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और उसकी खिड़कियां इतनी काली थीं कि अंदर का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे एक संकरी गली की ओर खींच लिया, जहां दीवारें पुरानी लाल बलुआ पत्थर की थीं। वो हमें ढूंढ रहे हैं, आकृति ने कांपती आवाज में कहा। मुझे डर था कि ऐसा होगा। आकृति, मुझे सच बताओ, विक्रम ने कहा, अपनी बैसाखी को दीवार के सहारे टिकाते हुए। तुम्हारे पिता ने उस डायरी में क्या लिखा है? और यह तस्वीर, ये मेरे साथ क्या हुआ था, उससे कैसे जुड़ी है? आकृति ने अपने बैग से एक छोटा सा कागज निकाला, जो डायरी का एक फटा हुआ पन्ना था। उसने उसे विक्रम की ओर बढ़ाया। यह पन्ना मेरे पिता ने मुझे दिया था, ताकि मैं आपको दे सकूं। लेकिन पूरी डायरी, वो कहीं और छिपी है, एक पुराने मंदिर में, गोमती नदी के किनारे। विक्रम ने कागज को कांपते हाथों से लिया। उस पर रमेश यादव की लिखावट थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन स्पष्ट। लिखा था, मैंने उन्हें देखा था उस दिन, ट्रेन के पास, रात के अंधेरे में। वो औरत नीली साड़ी में थी और उसका पति उसके साथ था। उन्होंने ड्राइवर को पैसे दिए। मैंने सुना कि वो ब्रेक सिस्टम को खराब करने की बात कर रहे थे। और फिर आप आए, न्यायाधीश साहब। आपने कुछ देख लिया था और वो आपको चुप कराना चाहते थे। विक्रम का सिर चकराने लगा। उन्होंने कागज को फिर से पढ़ा, जैसे शब्द उनके दिमाग में कोई पुरानी याद जगा रहे हों। मैंने कुछ देख लिया था, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन क्या? मैं क्यों नहीं याद कर पा रहा? आकृति ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, क्योंकि उन्होंने आपकी याददाश्त छीन ली थी, न्यायाधीश साहब। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि उस रात, जब वो आपको बचाने ले गए, तो उन्होंने आपको एक दवा दी थी। एक ऐसी दवा जो आपके दिमाग से वो सब मिटा दे जो आपको खतरे में डाल सकता था।
विक्रम ने अपनी बैसाखी को और मजबूती से पकड़ा। एक दवा? तुम्हारा मतलब है कि मेरी याददाश्त वो सिर्फ दुर्घटना की वजह से नहीं गई थी? आकृति ने सिर हिलाया। नहीं, वो आपकी जान बचाने का एकमात्र तरीका था। अगर आपको सब याद रहता तो वो लोग आपको ढूंढ लेते। और फिर उसकी आवाज टूट गई। तभी गली के अंत में फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। विक्रम ने आकृति को अपने पीछे खींच लिया और दीवार की छाया में छिप गए। दो लोग गली में आए। उनके हाथों में टॉर्च थीं और उनकी बातचीत के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। वो कहीं यहां होंगे। मालकिन ने कहा था कि हमें आज रात ही सब खत्म करना है। विक्रम का दिल जोर से धड़का। मालकिन, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। शालिनी मेहरा। आकृति ने उनके हाथ को कसकर पकड़ा। हमें मंदिर तक पहुंचना होगा न्यायाधीश साहब। वो डायरी, वो आपको सब कुछ याद दिला सकती है और मेरे पिता को बचा सकती है। विक्रम ने गहरी सांस ली। उनके सामने अब दो रास्ते थे, सुरक्षित रहना और इस रहस्य को दफन कर देना, या फिर आकृति के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ना जहां सच्चाई उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और शायद खतरा भी। चलो, उन्होंने आखिरकार कहा, अपनी बैसाखी को उठाते हुए। हमें वो डायरी ढूंढनी होगी। लखनऊ की रात गहरी हो चुकी थी। गोमती नदी के किनारे की हवा में नमी और पुराने मंदिरों की अगरबत्ती की हल्की सुगंध थी। संकरी गलियों में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें चांद की रोशनी में चमक रही थीं, विक्रम अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। आकृति उनके बगल में थी। उसका छोटा सा कद तेज कदमों से चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर कोने पर नजर रख रही थीं। गली के अंत में, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, उसने अचानक रुककर विक्रम का हाथ पकड़ा। वो फिर से आ रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी नजरें गली के मुहाने पर टिकाते हुए, जहां काली कार की हेडलाइट्स की रोशनी अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन इंजन की हल्की गड़गड़ाहट अभी भी सुनाई दे रही थी। विक्रम ने दीवार के सहारे अपनी सांसें थाम लीं। उनका माथा पसीने से तर था और बायां पैर, जो सालों से बेजान था, अब बार बार झंझनाहट के साथ जैसे कोई पुरानी स्मृति जगाने की कोशिश कर रहा था। आकृति, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह मंदिर कितनी दूर है? हमें जल्दी पहुंचना होगा। बस थोड़ा और, आकृति ने जवाब दिया, अपनी आवाज को और धीमा करते हुए। वो मंदिर गोमती के किनारे है, एक पुराना हनुमान मंदिर। मेरे पिता ने कहा था कि पुजारी उनका दोस्त है। वो डायरी वहां सुरक्षित है। उसने अपने बैग को और कसकर पकड़ा, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया समाई हो। विक्रम ने गली के चारों ओर नजर दौड़ाई। लखनऊ की ये गलियां, जो दिन में चहल पहल से भरी रहती थीं, रात में एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूब जाती थीं। दूर कहीं एक मस्जिद से अज्जान की आवाज गूंज रही थी, जो हवा में तैर रही थी। अगर वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, विक्रम ने कहा, तो हमें और सावधान रहना होगा। शालिनी मेहरा कोई साधारण औरत नहीं है। उसके पास ताकत है और वो कुछ भी कर सकती है। आकृति ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता थी, जो उसकी छोटी उम्र से मेल नहीं खाती थी। मुझे पता है न्यायाधीश साहब, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि सच कभी छिप नहीं सकता। वो डायरी, वो आपको सब कुछ याद दिलाएगी और मेरे पिता को बचा लेगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उनके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ उनके अतीत का अंधेरा था, जो हर कदम के साथ और करीब आ रहा था। दूसरी तरफ आकृति का विश्वास था, जो उन्हें उस अंधेरे में कदम रखने का साहस दे रहा था। चलो, उन्होंने कहा, अपनी बैसाखी को उठाते हुए। हमें वो मंदिर ढूंढना होगा। वे दोनों गोमती नदी की ओर बढ़े, जहां पुराने मंदिर की मूर्तियां रात की रोशनी में चमक रही थीं। हनुमान मंदिर, जो लखनऊ के पुराने इलाके में गोमती के तट पर बसा था, अपनी सादगी और प्राचीनता के लिए जाना जाता था। मंदिर की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की थीं और उसका प्रवेश द्वार एक पुराने मेहराब से बना था, जिसके ऊपर जटिल नक्काशी थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, आकृति ने एक बार फिर आसपास देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी और साधारण धोती उसे एक संत की तरह बना रही थी। उसने आकृति को देखते ही पहचान लिया और धीरे से सिर हिलाया। आकृति,
तुम यहां? उसकी आवाज में चिंता थी। और ये साहब कौन हैं? ये न्यायाधीश विक्रम सिंह चौहान हैं, आकृति ने जल्दी से कहा। पिताजी ने कहा था कि अगर कोई मुसीबत आए तो आपको बताऊं। वो डायरी, वो अभी भी यहां है ना? पुजारी ने विक्रम की ओर देखा, जैसे वह उनके इरादों को परख रहा हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। आओ, लेकिन सावधान रहना। कुछ लोग आज शाम यहां आए थे। उन्होंने डायरी के बारे में पूछा। मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग अभी भी आसपास हो सकते हैं। विक्रम का दिल जोर से धड़का। कौन लोग? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में तनाव था। पुजारी ने जवाब देने के बजाय उन्हें मंदिर के पीछे एक छोटे से कमरे की ओर ले गया, जहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। कमरे में धूप की गंध थी और एक छोटा सा दीपक मध्यम रोशनी दे रहा था। पुजारी ने संदूक खोला और उसमें से एक मोटी, चमड़े से बंधी डायरी निकाली। उसकी कवर पर धूल जमी थी और किनारे घिसे हुए थे, जैसे उसे सालों से छुआ नहीं गया हो। ये वही है, आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डायरी पर टिकी थीं। पिताजी की डायरी। विक्रम ने डायरी को अपने कांपते हाथों में लिया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके सामने रमेश यादव की लिखावट थी। वही टेढ़ी मेढ़ी लेकिन स्पष्ट लिखावट जो उन्होंने पहले उस फटे हुए पन्ने पर देखी थी। पहला पन्ना पढ़ते ही उनके सिर में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उस रात मैंने देखा था, ट्रेन के पास, गोमती के पुराने पुल के नीचे, नीली साड़ी वाली औरत और उसका पति। वो ड्राइवर को पैसे दे रहे थे। मैंने सुना कि वो कह रहे थे, ब्रेक फेल होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगना चाहिए जैसे दुर्घटना हो। फिर मैंने उसे देखा, न्यायाधीश साहब को। वो एक ब्रीफकेस लिए हुए थे और उनके चेहरे पर डर था। वो भाग रहे थे, लेकिन वो लोग पहले से तैयार थे। विक्रम ने पन्ना पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह और पढ़ पाते, मंदिर के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। पुजारी ने तुरंत दीपक बुझा दिया और कमरा अंधेरे में डूब गया। आकृति ने विक्रम का हाथ पकड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। वो आ गए, उसने फुसफुसाया। कौन? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में डर और अधीरता थी। तभी मंदिर का दरवाजा धड़ाम से खुला और टॉर्च की एक तेज रोशनी कमरे में चमकी। एक गहरी खनकती आवाज गूंजी। न्यायाधीश साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस डायरी को हमें दे दीजिए, वरना इस बच्ची की जान खतरे में होगी। विक्रम ने आकृति को अपने पीछे खींच लिया। उनकी बैसाखी जमीन पर खटकी। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में एक परिचित चेहरा उभरा। शालिनी मेहरा का ड्राइवर, जिसके पीछे दो और लोग थे जिनके चेहरे छाया में छिपे थे, लेकिन शालिनी वहां नहीं थी। आप कौन हैं? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में अब एक नया दृढ़ संकल्प था। और आप शालिनी मेहरा के लिए क्या छिपा रहे हैं? ड्राइवर ने एक ठंडी हंसी हंसी। आप बहुत सवाल पूछते हैं न्यायाधीश साहब, लेकिन इस बार जवाब आपको महंगा पड़ेगा। उसने अपने साथियों की ओर इशारा किया, जो अब धीरे धीरे कमरे में घुस रहे थे। आकृति ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। आप इसे नहीं ले सकते, उसने चिल्लाया। यह सच है और सच कोई नहीं छिपा सकता। विक्रम ने अपनी बैसाखी को एक तरफ रखा और दीवार का सहारा लिया। उनके बाएं पैर में फिर से वही झंझनाहट थी, लेकिन इस बार यह दर्द नहीं था। यह जैसे एक पुरानी ताकत थी जो धीरे धीरे वापस आ रही थी। आकृति, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब मैं कहूं तुम दौड़ना, मंदिर के पीछे का रास्ता लेना, पुजारी को बता देना। लेकिन आप। आकृति ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन विक्रम ने उसे चुप करा दिया। मुझे भरोसा है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें अब ड्राइवर पर टिकी थीं। मैं इनसे निपट लूंगा। ड्राइवर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद एक चाकू। आखिरी बार पूछ रहा हूं न्यायाधीश साहब, वो डायरी हमें दो। विक्रम ने डायरी को और मजबूती से पकड़ा। उनके दिमाग में धुंधली छवियां फिर से उभरने लगीं। एक ब्रीफकेस, एक ट्रेन और वो नीली साड़ी वाली औरत जो हंसते हुए कुछ कह रही थी। नहीं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अब स्थिर थी। ये डायरी तुम्हें नहीं मिलेगी, और सच, चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, बाहर आएगा। तभी मंदिर के बाहर से एक और आवाज गूंजी, एक परिचित आवाज। रुको।
यह पुजारी था, जिसके पीछे कुछ और लोग थे, जिनके हाथों में लाठियां थीं। यह मंदिर है और यहां कोई खून खराबा नहीं होगा। ड्राइवर और उसके साथी एक पल के लिए रुक गए, जैसे वे स्थिति का आकलन कर रहे हों। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया। आकृति, अब, उन्होंने चिल्लाया। आकृति तेजी से मंदिर के पीछे की ओर दौड़ी, डायरी को अपने सीने से लगाए हुए। विक्रम ने अपनी बैसाखी उठाई और ड्राइवर की ओर बढ़े, जैसे वह उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन तभी उनके बाएं पैर में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। एक कदम, फिर दूसरा। बिना बैसाखी के कमरे में सन्नाटा छा गया। ड्राइवर की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। विक्रम ने भी महसूस किया कि कुछ बदल रहा था। उनका पैर, जो सालों से बेजान था, अब जैसे जीवित हो रहा था। लेकिन अभी समय रुकने का नहीं था। तुम लोग यहां से चले जाओ, पुजारी ने गरजते हुए कहा, अपने साथियों को आगे बढ़ाते हुए, वरना गोमती के इस तट पर तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। ड्राइवर ने एक आखिरी बार विक्रम को देखा, फिर अपने साथियों को इशारा किया और वे तेजी से मंदिर से बाहर निकल गए। उनकी कार की आवाज धीरे धीरे गली में गायब हो गई। विक्रम दीवार के सहारे बैठ गए। उनकी सांसें तेज थीं। पुजारी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप ठीक हैं साहब? विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजरें आकृति की ओर थीं, जो अब मंदिर के पीछे से लौट रही थीं। आकृति, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक नया विश्वास था। तुमने कहा था कि तुम मुझे चलना सिखाओगी। शायद तुमने सचमुच वो कर दिखाया। आकृति ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी डर से भरी थीं। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है न्यायाधीश साहब। वो लोग वापस आएंगे, और वो डायरी, वो अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता पाई है। विक्रम ने डायरी को फिर से खोला। अगला पन्ना एक नक्शे जैसा था, जिसमें गोमती नदी के किनारे एक और जगह का जिक्र था। एक पुराना हवेली, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। नक्शे के नीचे लिखा था, सच्चाई का आखिरी टुकड़ा यहां है, लेकिन इसे ढूंढने की कीमत भारी होगी। हनुमान मंदिर के अंधेरे कमरे में सन्नाटा था। केवल गोमती नदी के हल्के बहाव की आवाज बाहर से आ रही थी। दीपक की मध्यम रोशनी फिर से जलाई गई थी, और उसकी टिमटिमाती लौ विक्रम के चेहरे पर छाया नाच रही थी। उनके हाथ में रमेश यादव की डायरी थी, जिसका आखिरी पन्ना एक नक्शा दिखा रहा था। एक पुरानी हवेली, जो गोमती के तट पर लखनऊ के चौक इलाके के पास खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। नक्शे के नीचे लिखा था, सच्चाई का आखिरी टुकड़ा यहां है, लेकिन इसे ढूंढने की कीमत भारी होगी। विक्रम ने डायरी को बंद किया। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं। मंदिर के बाहर शालिनी मेहरा के आदमियों का पीछा करने की घटना ने उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली थी उनके बाएं पैर में लौट रही वह झंझनाहट, वह ताकत, जो सालों बाद जैसे फिर से जाग रही थी। क्या आकृति का वादा सचमुच पूरा हो रहा था, या यह सिर्फ उनके दिमाग का वहम था? न्यायाधीश साहब, पुजारी की गहरी आवाज ने उनके विचारों को तोड़ा। बूढ़ा पुजारी, जिसका नाम रामलाल था, अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ता का मिश्रण था। यह डायरी, यह कोई साधारण चीज नहीं है। रमेश ने मुझे बताया था कि इसमें कुछ ऐसा है जो बड़े बड़े लोगों को डरा सकता है। आप जो करने जा रहे हैं वो खतरनाक है। विक्रम ने पुजारी की ओर देखा। रामलाल जी, अगर इस डायरी में मेरे अतीत का सच है और रमेश यादव की बेगुनाही का सबूत है, तो मुझे यह खतरा मोल लेना होगा। उन्होंने आकृति की ओर देखा, जो अब भी अपने बैग को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें डर और उम्मीद से चमक रही थीं। आकृति, तुम तैयार हो? आकृति ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। हां, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। वो फिर आएंगे, और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। मंदिर के पीछे एक पुराना रास्ता है, जो गोमती के किनारे किनारे चौक तक जाता है। वो हवेली वहां है, लेकिन सावधान रहना, वो जगह सालों से सुनसान है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। अजीब सी चीजें? विक्रम ने भौहें उठाईं। कैसी चीजें? रामलाल ने एक पल के लिए रुककर अपनी दाढ़ी को सहलाया। लखनऊ के पुराने लोग कहते हैं कि वो हवेली शापित है। 100 साल पहले वहां एक नवाब रहता था,
जिसने अपने दुश्मनों को वहां फंसाकर मार डाला था। तब से लोग उस जगह से डरते हैं। रात में वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दीवारों में फुसफुसा रहा हो। आकृति ने डर से विक्रम की ओर देखा, लेकिन फिर उसने अपने कंधे सीधे किए। मुझे कोई शाप वाप से डर नहीं लगता, उसने कहा। उसकी आवाज में एक बच्चे की हिम्मत थी। मेरे पिताजी ने कहा था कि सच सबसे बड़ा हथियार है, और वो डायरी का आखिरी हिस्सा हमें उस हवेली में मिलेगा। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। नक्शे पर लिखे शब्द कीमत भारी होगी उनके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा, अपनी बैसाखी को उठाते हुए। रामलाल जी, आप यहां रहें। अगर कोई आए तो उन्हें कुछ मत बताना। रामलाल ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़ी माला को और तेजी से फेरने लगा। हनुमान जी आपकी रक्षा करें, उसने धीमे स्वर में कहा। गोमती के किनारे, चौक की ओर। रात और गहरी हो चुकी थी। गोमती नदी की सतह पर चांद की रोशनी चमक रही थी, और उसका प्रतिबिंब पानी में हिल रहा था, जैसे कोई रहस्य उसमें डूबा हो। विक्रम और आकृति मंदिर के पीछे के रास्ते से निकले, जो कच्चा और पत्थरीला था। चारों ओर घना सन्नाटा था, केवल भटकते कुत्तों की भौंकने की आवाज और दूर कहीं चौक बाजार से आती हल्की सी चहल पहल की गूंज सुनाई दे रही थी। आकृति ने नक्शा खोला, जो उसने डायरी से निकाला था। हवेली यहां से ज्यादा दूर नहीं है, उसने कहा, अपनी उंगली से नक्शे पर एक बिंदु दिखाते हुए। लेकिन हमें नदी के किनारे किनारे जाना होगा। रास्ते में एक पुराना घाट आएगा, जहां लोग कहते हैं कि रात में कोई दिखाई नहीं देता। विक्रम ने उसकी ओर देखा। तुम्हें ये सब कैसे पता है आकृति? तुम इतनी छोटी हो। फिर भी। आकृति ने एक पल के लिए रुककर नदी की ओर देखा। पिताजी मुझे हमेशा कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि लखनऊ की गलियों में हर पत्थर की अपनी कहानी है, और ये हवेली, वो इसके बारे में कई बार बात करते थे। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा छिपा है जो लखनऊ के बड़े बड़े लोगों को डराता है। विक्रम ने अपनी बैसाखी को जमीन पर टिकाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उनके बाएं पैर में अब पहले से कम दर्द था, और हर कदम के साथ जैसे वह और मजबूत हो रहा था। तुम्हारे पिता, वो कोई साधारण इंसान नहीं है ना? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। आकृति ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। वो मेरे लिए सब कुछ हैं, और वो बेगुनाह हैं, न्यायाधीश साहब। आपको विश्वास करना होगा। वे दोनों चुपचाप नदी के किनारे बढ़े। रास्ते में एक पुराना घाट आया, जिसके पत्थरों पर काई जमी थी। घाट के पास एक टूटी फूटी मूर्ति थी, शायद किसी देवी की, जिसका चेहरा समय के साथ घिस गया था। आकृति ने एक पल के लिए रुककर मूर्ति को प्रणाम किया, फिर नक्शे की ओर देखा। हवेली बस थोड़ा और आगे है। तभी दूर से एक और आवाज गूंजी, पैरों की आहट, तेज और भारी। विक्रम ने आकृति को एक पेड़ की छाया में खींच लिया। श्श्श, उन्होंने फुसफुसाया, कोई आ रहा है। दो लोग घाट की ओर आए। उनके हाथों में टॉर्च थीं। उनकी बातचीत के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। मालकिन ने कहा था कि वो हवेली तक जा सकते हैं। हमें उन्हें वहां से पहले रोकना होगा। मालकिन को डर है कि डायरी में कुछ ऐसा है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, दूसरा आदमी बोला। वो ब्रीफ केस, अगर वो मिल गया तो? विक्रम का दिल जोर से धड़का। ब्रीफ केस, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। वही ब्रीफ केस जो मैं उस रात लिए हुए था। उनके दिमाग में फिर से धुंधली छवियां उभरी। एक चमड़े का ब्रीफ केस, जिसमें कुछ कागजात थे, और एक नीली साड़ी वाली औरत जो हंसते हुए कुछ कह रही थी। लेकिन छवियां फिर से धुंधली हो गईं। आकृति ने उनके हाथ को कसकर पकड़ा। हमें आगे बढ़ना होगा, उसने कहा। अगर वो हमें यहां पकड़ लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम ने सिर हिलाया, और दोनों धीरे धीरे घाट को पार करके हवेली की ओर बढ़े। कुछ ही मिनटों में हवेली का साया दिखाई दिया। यह एक विशाल, जीर्ण शीर्ण इमारत थी, जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों से बेलें लटक रही थीं। हवेली के प्रवेश द्वार पर एक पुराना ताला लटक रहा था, लेकिन वह पहले से ही टूटा हुआ था, जैसे हाल ही में कोई वहां आया हो। यहां, आकृति ने फुसफुसाया, नक्शे की ओर इशारा करते हुए। डायरी का आखिरी हिस्सा हवेली के तहखाने में है। पिताजी ने कहा था कि वहां एक पुराना संदूक है, जिसमें सब कुछ छिपा है।
विक्रम ने हवेली के अंधेरे प्रवेश द्वार की ओर देखा। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आकृति, उन्होंने कहा, अगर हम अंदर गए तो शायद वहां से वापस ना आए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहती हो? आकृति की आंखें चमकीं। मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ भी करूंगी, और आपको भी करना होगा न्यायाधीश साहब, क्योंकि यह सिर्फ मेरे पिताजी की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी बैसाखी को और मजबूती से पकड़ा। ठीक है, उन्होंने कहा, चलो अंदर चलते हैं। वे दोनों हवेली के अंधेरे गलियारे में दाखिल हुए। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे सालों का दुख उसमें समाया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनमें नवाबी दौर के लोग सजीले कपड़ों में दिख रहे थे। गलियारे के अंत में एक संकरी सीढ़ी थी, जो तहखाने की ओर जा रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कहीं से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। विक्रम का दिल जोर से धड़का। आकृति, उन्होंने फुसफुसाया, तुमने वो सुना? आकृति ने सिर हिलाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। हां, लेकिन हमें रुकना नहीं है। वे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, धातु की खटकन, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। विक्रम ने पलट कर देखा और उनकी नजर हवेली के प्रवेश द्वार पर पड़ी। वहां एक साया खड़ा था, लंबा, पतला और परिचित। नीली साड़ी की चमक चांद की रोशनी में साफ दिख रही थी। शालिनी मेहरा, विक्रम ने फुसफुसाया। उनकी आवाज में डर और गुस्सा था। शालिनी की हंसी हवेली में गूंजी, ठंडी और खतरनाक। आप बहुत जिद्दी हैं न्यायाधीश साहब, उसने कहा, धीरे धीरे उनके पास आते हुए। लेकिन अब खेल खत्म हो गया है। वो डायरी और वो ब्रीफकेस, वो मेरे पास होंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हवेली के अंधेरे गलियारे में शालिनी मेहरा की हंसी एक ठंडी हवा की तरह गूंज रही थी। चांद की रोशनी उसकी नीली साड़ी पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था। विक्रम ने अपनी बैसाखी को मजबूती से पकड़ा, लेकिन उनके बाएं पैर में अब एक अजीब सी ताकत थी, जो हर पल बढ़ रही थी। आकृति उनके पीछे थी, डायरी को अपने सीने से लगाए हुए। उसकी सांसें तेज थीं। तहखाने की सीढ़ियां उनके सामने थीं, लेकिन शालिनी और उसके दो साथी, जो अब धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ रहे थे, उनके रास्ते में दीवार की तरह खड़े थे। न्यायाधीश साहब, शालिनी ने अपनी मखमली आवाज में कहा, लेकिन उसमें एक धमकी छिपी थी। आपको लगता है कि आप उस डायरी के साथ यहां से निकल जाएंगे? आप नहीं जानते कि आप किस आग से खेल रहे हैं। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, और उसके साथ आए दो आदमियों ने अपनी टॉर्च की रोशनी विक्रम और आकृति पर केंद्रित कर दी। एक के हाथ में चमकता हुआ चाकू अब साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने आकृति को और पीछे खींचा। उनकी नजरें शालिनी पर टिकी थीं। शालिनी मेहरा, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर आप इतनी बेकरार हैं इस डायरी को लेने के लिए, तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको डराता है? क्या यह मेरी दुर्घटना से जुड़ा है, या उस ब्रीफकेस से जिसके बारे में आपके आदमी बात कर रहे थे? शालिनी का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी ठंडी मुस्कान वापस ला ली। आप बहुत सवाल पूछते हैं विक्रम, लेकिन सवालों के जवाब हमेशा अच्छे नहीं होते। उस डायरी को मुझे दे दीजिए, और शायद मैं आपको और इस बच्ची को यहां से जिंदा निकलने दूं। आकृति ने डायरी को और कसकर पकड़ा। नहीं, उसने चिल्लाया। उसकी छोटी सी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजी। आप झूठ बोल रही हैं। आपने मेरे पिताजी को फंसाया, और अब आप हमें डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आपको ये डायरी कभी नहीं दूंगी। शालिनी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने एक साथी की ओर इशारा किया। इसे पकड़ो, उसने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि आदमी आगे बढ़ पाता, हवेली की दीवारों से एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये जैसे कई आवाजों का मिश्रण थी, जो एक साथ कुछ कह रही थीं। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उन्होंने आकृति की ओर देखा, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। ये क्या था? आकृति ने फुसफुसाया। शालिनी के साथी भी रुक गए। उनकी टॉर्च की रोशनी अब इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो उस आवाज का स्रोत ढूंढ रहे हों। मालकिन, एक ने कांपती आवाज में कहा,
लोग कहते हैं ये हवेली। चुप रहो, शालिनी ने उसे डांटा, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी हल्की सी हिचक थी। ये सिर्फ हवा है, अब उस बच्ची को पकड़ो। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया। आकृति, सीढ़ियां, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, और आकृति को तहखाने की ओर धकेला। वे खुद शालिनी और उसके आदमियों के सामने खड़े हो गए, अपनी बैसाखी को एक हथियार की तरह पकड़े हुए। तुम्हें उस बच्ची तक पहुंचने के लिए मुझसे होकर गुजरना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प था। शालिनी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी अब खोखली लग रही थी। आप, एक पंगु आदमी, आप मुझे रोकने की सोच रहे हैं? लेकिन उसकी नजरें विक्रम के बाएं पैर पर गईं, जो अब बिना बैसाखी के हल्का सा हिल रहा था। उसका चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? विक्रम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उनके दिमाग में फिर से धुंधली छवियां उभर रही थीं। एक ट्रेन की पटरी, एक ब्रीफकेस और एक नीली साड़ी वाली औरत जो किसी से फुसफुसा रही थी। तुम वहां थीं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जैसे खुद से बात कर रहे हों। उस रात जब मेरी दुर्घटना हुई थी, तुमने कुछ देखा था और तुम चाहती थी कि मैं चुप रहूं। शालिनी ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में अब साफ डर झलक रहा था। तुम्हें कुछ याद नहीं है विक्रम, और अगर तुम्हें कुछ याद भी आया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कौन? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज अब गरज रही थी। तुम किसके लिए काम कर रही हो शालिनी? लेकिन इससे पहले कि शालिनी जवाब दे पाती, हवेली की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, इस बार और तेज। ये जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही थी जो सालों से दफन थी। शालिनी के साथी घबरा गए और एक ने अपनी टॉर्च गिरा दी, जो जमीन पर खटक के साथ गिरी। आकृति, अब, विक्रम ने चिल्लाया, और आकृति तेजी से तहखाने की सीढ़ियां उतर गई। विक्रम ने अपनी बैसाखी को शालिनी के एक साथी की ओर फेंका, जो उसे चकमा देने की कोशिश में पीछे हट गया। विक्रम ने अपने बाएं पैर पर जोर डाला और आश्चर्यजनक रूप से वह बिना सहारे के एक कदम आगे बढ़ गए। शालिनी ने चीखते हुए कहा, उसे रोको, लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था। विक्रम सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन तभी तहखाने से एक तेज चीख गूंजी, आकृति की चीख। न्यायाधीश साहब! उसकी आवाज में डर और दर्द था। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उन्होंने बिना सोचे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। उनका बायां पैर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। तहखाना ठंडा और अंधेरा था। केवल एक मध्यम लालटेन की रोशनी थी जो दीवार पर लटक रही थी। आकृति जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। उसके पास एक पुराना लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था और उसमें से कुछ कागजात और एक चमड़े का ब्रीफकेस बाहर निकला हुआ था। आकृति, विक्रम ने उसे सहारा देकर उठाया। तुम ठीक हो? क्या हुआ? आकृति ने अपने पैर की ओर इशारा किया, जहां उसका एकमात्र जूता अब खून से सना था। मैं सीढ़ी पर फिसल गई, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया। ये वो ब्रीफकेस है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था। विक्रम ने ब्रीफकेस की ओर देखा। यह वही था जो उनकी धुंधली यादों में बार बार उभर रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने उसे उठाया। ब्रीफकेस भारी था और उसका ताला जंग खा चुका था, लेकिन वह अभी भी बंद था। इसमें क्या है, आकृति? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अधीरता थी। आकृति ने डायरी को खोला और एक पन्ना दिखाया, जिस पर रमेश की लिखावट में लिखा था, ब्रीफकेस में वो कागजात हैं जो उस रात की साजिश को उजागर करते हैं। नीली साड़ी वाली औरत और उसका मालिक, वो लोग नहीं चाहते कि ये कागजात दुनिया के सामने आए, लेकिन ये सच्चाई तुम्हारी जान बचा सकती है, और मेरी भी। विक्रम ने ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी तहखाने की सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज गूंजी। शालिनी और उसके साथी अब सीढ़ियां उतर रहे थे। तुम कहीं नहीं जा रहे विक्रम? शालिनी की आवाज गूंजी। वो ब्रीफकेस मेरा है। विक्रम ने आकृति को अपने पीछे खींचा और ब्रीफकेस को मजबूती से पकड़ा। शालिनी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अब शांत लेकिन खतरनाक थी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली थी, मेरी याददाश्त, मेरा पैर, मेरी बेटी। उनकी आवाज टूट गई
जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। लेकिन अब नहीं, यह सच बाहर आएगा। तभी तहखाने की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, इस बार इतनी तेज कि शालिनी और उसके साथी रुक गए। लालटेन की रोशनी टिमटिमाई और एक पल के लिए बुझ गई। अंधेरे में एक नई आवाज गूंजी, एक गहरी बूढ़ी आवाज जो जैसे हवेली की दीवारों से ही निकल रही थी। सच को दफन नहीं किया जा सकता। शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? उसने कांपते स्वर में कहा। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया। आकृति, उठो, उन्होंने कहा, उसे सहारा देकर उठाया। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, एक नया साया सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिया। यह न तो शालिनी था, न ही उसका कोई साथी। यह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कपड़े पुराने नवाबी अंदाज के थे और उसकी आंखें जैसे दीवारों को भेद रही थीं। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी लेकिन गहरी थी। और अब तुम मेरे सच का हिस्सा बन चुके हो। आकृति ने डर से विक्रम का हाथ और कसकर पकड़ा। न्यायाधीश साहब, उसने फुसफुसाया, ये वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं, हवेली का नवाब। लखनऊ की खंडहर हवेली के तहखाने में हवा ठंडी और भारी थी, जैसे समय यहां रुक गया हो। लालटेन की मध्यम रोशनी दीवारों पर टिमटिमा रही थी और उसकी छाया में नवाब का साया और भी भयावह लग रहा था। उसकी आंखें, जो जैसे दीवारों को भेद रही थीं, विक्रम और आकृति पर टिकी थीं। शालिनी मेहरा और उसके दो साथी सीढ़ियों के ऊपर रुक गए थे। उनकी टॉर्च की रोशनी अब कांप रही थी। तहखाने की फुसफुसाहट फिर से गूंजी, लेकिन इस बार यह सिर्फ हवा नहीं थी। यह जैसे कोई पुराना रहस्य दीवारों से बाहर निकल रहा था। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा। नवाब की गहरी बूढ़ी आवाज फिर गूंजी, प्रत्येक शब्द हवा में तैरता हुआ। और अब तुम मेरे सच का हिस्सा बन चुके हो। उसकी आंखें शालिनी की ओर मुड़ीं और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कोई मजाक है, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है, कोई भूत वूत नहीं है। उसने अपने एक साथी की ओर देखा, जिसके हाथ में चाकू अभी भी चमक रहा था। जाओ, उस ब्रीफकेस को ले आओ। लेकिन उसका साथी हिचकिचाया। मालकिन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह, यह ठीक नहीं लग रही। लोग कहते हैं कि यहां। चुप, शालिनी ने उसे डांटा, लेकिन उसकी अपनी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था। उसने विक्रम की ओर देखा, जो अब आकृति को सहारा दे रहा था। विक्रम, तुम्हें लगता है कि यह बच्ची और उसकी डायरी तुम्हें बचा लेंगी। तुम नहीं जानते कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। विक्रम ने ब्रीफकेस को और मजबूती से पकड़ा। उनकी आंखें शालिनी पर टिकी थीं। मुझे अब कुछ याद आने लगा है, शालिनी, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उस रात ट्रेन की पटरी के पास, गोमती के पुराने पुल के नीचे, तुम वहां थीं, और वो ब्रीफकेस, इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे मालिक को डराता है। कौन है वो? और तुमने मेरे साथ क्या किया था? शालिनी की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, नवाब का साया फिर बोला। इस हवेली में सच को दफन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सच हमेशा अपनी राह ढूंढ लेता है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी छाया दीवार पर और बड़ी हो गई, जैसे वह पूरी हवेली को अपने आगोश में ले रहा हो। आकृति ने डर से विक्रम का हाथ और कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चिंगारी थी। न्यायाधीश साहब, उसने फुसफुसाया, हमें ब्रीफकेस खोलना होगा। पिताजी ने कहा था कि उसमें वो सबूत हैं जो मेरी और आपकी जान बचा सकते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजरें नवाब के साए पर थीं। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अब डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। और ये हवेली, ये ब्रीफकेस, ये सब तुमसे कैसे जुड़ा है? नवाब की आंखें चमकीं, जैसे वह सदियों पुरानी यादों में खो गया हो। मैं नवाब वाजिद अली का वंशज हूं, उसने कहा। उसकी आवाज अब गहरी और दर्द भरी थी। यह हवेली मेरे पूर्वजों की थी, और यह ब्रीफकेस, यह एक साजिश का हिस्सा है जो सालों पहले शुरू हुई थी। एक साजिश जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया और अब तुम्हारे सच को दफन करने की कोशिश कर रही है। शालिनी ने चीखते हुए कहा, यह सब बकवास है। कोई नवाब नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, विक्रम।
लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और उसके साथी अब पीछे हट रहे थे, जैसे वे सचमुच किसी अलौकिक शक्ति से डर गए हों। विक्रम ने ब्रीफ केस को तहखाने की जमीन पर रखा और उसका जंग खाया ताला खोलने की कोशिश की। ताला पुराना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे जोर से खींचा, वह टूट गया। ब्रीफकेस खुला और उसमें से कुछ पुराने कागजात, एक छोटी सी डायरी और एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा निकला। कागजातों पर धूल जमी थी, लेकिन उन पर लिखी स्याही अभी भी साफ थी। विक्रम ने एक कागज उठाया। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो, गोमती रेल लाइन, 15 अगस्त 2017। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ब्रेक सिस्टम में बदलाव। ऑर्डर देने वाला अज्ञात। एजेंट नीली साड़ी। इसके नीचे एक हस्ताक्षर था जो शालिनी मेहरा का नहीं था, लेकिन एक नाम था जो विक्रम को परिचित लगा। एके राठौर। एके राठौर, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, जैसे वह नाम उनके दिमाग में कोई पुरानी याद जगा रहा हो। ये कौन है शालिनी? तुम्हारा मालिक? शालिनी ने एक कदम पीछे लिया। उसका चेहरा अब पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए, उसने कांपते स्वर में कहा। तुम बहुत दूर चले गए हो विक्रम। तभी तहखाने की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी और नवाब का साया और करीब आ गया। राठौर, उसने कहा, उसकी आवाज जैसे हवेली की दीवारों से निकल रही हो। उसका नाम इस हवेली के इतिहास में दफन है, लेकिन वो अभी भी साए में काम करता है। और ये ब्रीफकेस, ये उसकी साजिश का सबूत है। आकृति ने ब्रीफकेस से छोटा सा लकड़ी का डिब्बा उठाया और उसे खोला। उसमें एक पुरानी चाबी थी, जिसके सिरे पर एक नक्काशी थी, एक नवाबी शाही मुहर की तरह। ये क्या है? उसने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। नवाब का साया चाबी की ओर देखा। वो चाबी इस हवेली के सबसे गहरे रहस्य को खोलती है, उसने कहा। तहखाने के नीचे एक और कमरा है। वहां वो सबूत हैं जो राठौर को बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि उस कमरे में प्रवेश करने की कीमत भारी होगी। विक्रम ने चाबी को अपने हाथ में लिया। उनके दिमाग में फिर से धुंधली छवियां उभरी। एक ट्रेन, एक ब्रीफकेस और एक आदमी, जिसका चेहरा अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। राठौर, उन्होंने फुसफुसाया, मैं उसे जानता हूं। वो उस रात वहां था। शालिनी ने अचानक चीखते हुए कहा, बस करो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। उसने अपने साथी की ओर इशारा किया, जो अब चाकू लेकर विक्रम की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी तहखाने की सीढ़ियों से एक नई आवाज गूंजी, भारी कदमों की आहट। रुको। यह रामलाल, मंदिर का पुजारी था, जिसके पीछे चौक की गलियों के कुछ स्थानीय लोग थे, जिनके हाथों में लाठियां और लालटेन थीं। ये हवेली तुम्हारी नहीं है शालिनी मेहरा, रामलाल ने गरजते हुए कहा, और ये सच तुम दफन नहीं कर सकती। शालिनी के साथी घबरा गए और एक ने अपना चाकू जमीन पर गिरा दिया, लेकिन शालिनी ने हार नहीं मानी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आंखें अब क्रोध से जल रही थीं। राठौर को सब पता चलेगा और फिर तुम सब खत्म हो जाओगे। विक्रम ने चाबी को मजबूती से पकड़ा और आकृति की ओर देखा। हमें वो कमरा ढूंढना होगा, उन्होंने कहा। जो भी कीमत हो, हमें सच जानना होगा। आकृति ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नवाब के साए पर टिकी थीं, जो अब धीरे धीरे दीवार में घुल रहा था। वो कमरा, वो वहां है, उसने फुसफुसाया, तहखाने की एक दीवार की ओर इशारा करते हुए, जहां एक पुराना जंग खाया दरवाजा था, जिसका ताला चाबी के आकार से मेल खाता था। लेकिन जैसे ही विक्रम उस दरवाजे की ओर बढ़ा, शालिनी ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी साड़ी के नीचे से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाला और उसे विक्रम की ओर तान दिया। रुक जाओ विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से ठंडी थी। या मैं इस बच्ची को खत्म कर दूंगी। तहखाने में सन्नाटा छा गया। रामलाल और उसके साथी रुक गए। उनकी लालटेन की रोशनी शालिनी के चेहरे पर पड़ रही थी। विक्रम ने आकृति को अपने पीछे रखा। उनकी आंखें शालिनी के रिवॉल्वर पर टिकी थीं। तुम ये नहीं करोगी शालिनी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी। क्योंकि तुम जानती हो कि सच बाहर आएगा, और वो राठौर जो भी हो, वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी तहखाने की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी और नवाब का साया एक बार फिर प्रकट हुआ,
इस बार ठीक शालिनी के पीछे। तुमने मेरी हवेली को अपवित्र किया, उसने कहा। उसकी आवाज अब इतनी गहरी थी कि तहखाना हिल उठा। अब समय आ गया है। शालिनी ने चीखते हुए रिवॉल्वर को नीचे किया और उसके साथ ही डर से पीछे हट गए। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया और आकृति को लेकर उस जंग खाए दरवाजे की ओर बढ़ा। चाबी को ताले में डाला और एक खटके की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंधेरे में एक और गहरा तहखाना दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर पुरानी नवाबी नक्काशी थी। न्यायाधीश साहब, आकृति ने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर और उम्मीद से चमक रही थीं। हमें अंदर जाना होगा, सच वहां है। लखनऊ की खंडहर हवेली के गहरे तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की मध्यम रोशनी भी दीवारों को पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। विक्रम सिंह चौहान ने चाबी से खोला हुआ जंग खाया दरवाजा धीरे से धकेला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा, जिसमें पुरानी किताबों और सड़ती लकड़ी की गंध थी। आकृति उनके पीछे थी, ब्रीफकेस और डायरी को कसकर पकड़े हुए। उसकी सांसें तेज थीं। तहखाने की दीवारों पर नवाबी नक्काशी छांद की हल्की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वे कोई सदियों पुरानी कहानी सुना रही हों। न्यायाधीश साहब, आकृति ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। हमें जल्दी करना होगा। वो यहां तक आएंगे। उसकी नजरें सीढ़ियों की ओर थीं, जहां शालिनी मेहरा और उसके आदमियों की आहट अभी भी सुनाई दे रही थी। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखें तहखाने की गहराई में खो रही थीं। उनके बाएं पैर में अब पहले से ज्यादा ताकत थी, जैसे हर कदम के साथ उनका शरीर और दिमाग पुरानी यादों को फिर से जगा रहा हो। आकृति, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यकीन है कि ये चाबी हमें सच तक ले जाएगी? आकृति ने नवाबी मुहर वाली चाबी की ओर देखा, जो विक्रम के हाथ में थी। पिताजी ने कहा था कि ये चाबी सब कुछ खोल देगी। वो सच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और मेरे पिताजी को बचा सकता है। तहखाना संकरा और ठंडा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नक्काशी थीं, जिनमें नवाबी दौर के लोग सजीले कपड़ों में दिख रहे थे। एक दीवार पर एक बड़ा चित्र था, एक नवाब जिसके चेहरे पर गर्व और दुख का मिश्रण था। उसकी आंखें जैसे विक्रम को घूर रही थीं और उनके दिमाग में फिर से धुंधली छवियां उभरी। एक ट्रेन, एक ब्रीफकेस और एक नाम, एके राठौर। ये नवाब वाजिद अली का वंशज, विक्रम ने फुसफुसाया, जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। उसने कहा था कि इस हवेली में एक साजिश दफन है, लेकिन क्या? तभी तहखाने के अंत में एक और दरवाजा दिखाई दिया, जो लकड़ी और लोहे से बना था। उसका ताला पुराना था, लेकिन नवाबी मुहर की नक्काशी उस चाबी से मेल खाती थी। विक्रम ने चाबी को ताले में डाला और एक खटके की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसके बीच में एक पत्थर का तख्त था। तख्त पर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। ये वही है, आकृति ने उत्साह और डर के मिश्रण में कहा। पिताजी ने कहा था कि इस संदूक में वो सबूत हैं जो राठौर को बेनकाब कर सकते हैं। विक्रम ने संदूक की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आहट गूंजी। शालिनी मेहरा की आवाज फिर से तहखाने में गूंजी। विक्रम, तुम कहीं नहीं जा रहे। उसकी आवाज में अब क्रोध के साथ साथ हताशा थी। वो संदूक मेरा है और तुम उसे नहीं खोल सकते। विक्रम ने पलटकर देखा। शालिनी सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर अभी भी चमक रहा था। उसके दो साथी अब उसके पीछे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तहखाने की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवेली जीवित हो उठी हो। शालिनी, विक्रम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारा सच अब और नहीं छिपेगा। ये ब्रीफकेस, ये डायरी और अब ये संदूक, ये सब उस रात की कहानी बताएंगे, और मैं जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। शालिनी ने रिवॉल्वर को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें तहखाने की दीवारों पर घूम रही थीं, जैसे वह उस फुसफुसाहट का स्रोत ढूंढ रही हो। तुम नहीं समझ रहे विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। राठौर कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर तुमने वो संदूक खोला तो न सिर्फ तुम, बल्कि ये बच्ची और लखनऊ का हर वो शख्स जो इस सच को जानता है, खतरे में होगा।
आकृति ने गुस्से से शालिनी की ओर देखा। आप झूठ बोल रही हैं, उसने चिल्लाया। आपने मेरे पिताजी को फंसाया और अब आप हमें डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उसने विक्रम की ओर देखा। न्यायाधीश साहब, संदूक खोलिए, हमें सच जानना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया और संदूक की ओर बढ़ा। उसका ढक्कन भारी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक पुरानी किताब, कुछ और कागजात और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। किताब की कवर पर नवाबी मुहर थी और कागजातों पर वही हस्ताक्षर था, A.K. राठौर। विक्रम ने किताब को उठाया और उसे खोला। पहला पन्ना पढ़ते ही उनके सिर में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती बाहर आ रही हो। लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो। गोमती रेल लाइन की दुर्घटना सिर्फ शुरुआत थी। ब्रीफकेस में वो दस्तावेज हैं जो लखनऊ के सबसे ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन उस रात एक आदमी ने बहुत कुछ देख लिया था। उसे चुप करना जरूरी था। दवा दी गई और उसकी याददाश्त मिटा दी गई। दवा, विक्रम ने फुसफुसाया। उनके हाथ कांप रहे थे। तुमने मेरी याददाश्त छीन ली थी शालिनी, और मेरी बेटी। उनकी आवाज टूट गई, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। वो भी उसी रात मरी थी ना? शालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने रिवॉल्वर को आकृति की ओर तान दिया। बस करो विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से हताश थी। वो संदूक बंद करो और वो किताब मुझे दे दो, वरना ये बच्ची। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, तहखाने की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी और नवाब का साया एक बार फिर प्रकट हुआ, इस बार ठीक शालिनी के सामने। तुमने इस हवेली को अपवित्र किया, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि तहखाना हिल उठा। लेकिन अब समय आ गया है। शालिनी ने चीखते हुए रिवॉल्वर को नवाब के साए की ओर तान दिया, लेकिन उसकी गोली हवा में खो गई, जैसे वह किसी ठोस चीज से टकराई ही नहीं। उसके साथी डर से पीछे हट गए और एक ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। मालकिन, ये जगह ठीक नहीं है, उसने चिल्लाया। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने आकृति को सहारा दिया और किताब, ब्रीफकेस और लकड़ी के डिब्बे को अपने बैग में डाला। आकृति, हमें यहां से निकलना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आंखें तहखाने के दरवाजे पर टिकी थीं, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, तहखाने की दीवारों से एक नई आवाज गूंजी। इस बार यह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी मानवीय आवाज थी। विक्रम, यह रामलाल, मंदिर का पुजारी था, जो अब सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसके साथ चौक की गलियों के कुछ और लोग थे। हमने तुम्हारा इंतजार किया, जल्दी ऊपर आओ। शालिनी ने एक आखिरी कोशिश की। उसने रिवॉल्वर को फिर से उठाया, लेकिन तभी नवाब का साया उसके सामने और सघन हो गया। तुम्हारा समय खत्म हो गया, उसने कहा, और एक ठंडी हवा का झोंका तहखाने में दौड़ गया, जिसने शालिनी की लालटेन को बुझा दिया। अंधेरे में विक्रम और आकृति सीढ़ियां चढ़ने लगे। रामलाल ने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। जल्दी, उसने कहा, वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। शालिनी अब अंधेरे में थी। उसकी चीखें तहखाने में गूंज रही थीं। तुम नहीं बचोगे विक्रम। उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी, जैसे हवेली उसे निगल रही हो। जैसे ही वे हवेली के मुख्य गलियारे में पहुंचे, चौक की गलियों से आने वाली हल्की सी चहल पहल की आवाज सुनाई दी। गोमती नदी की ठंडी हवा अब उनके चेहरों पर लग रही थी। रामलाल ने एक लालटेन जलाकर विक्रम की ओर देखा। तुमने वो संदूक खोल लिया, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। लेकिन अब क्या? विक्रम ने किताब और ब्रीफकेस को अपने बैग से निकाला। अब हमें ये सबूत अदालत तक ले जाना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आंखें अब एक नई दृढ़ता से चमक रही थीं। लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा कि राठौर कौन है और उस रात मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। आकृति ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। न्यायाधीश साहब, वो किताब, वो आपको सब कुछ बता देगी, लेकिन हमें चौक की गलियों से होकर जाना होगा। वहां सुरक्षित जगह है। मेरे पिताजी का एक दोस्त जो हमें बचा सकता है। तभी हवेली के बाहर से एक कार की हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। रामलाल ने जल्दी से लालटेन बुझाई। वो लोग अभी भी यहां हैं,
उसने फुसफुसाया। हमें दूसरा रास्ता लेना होगा, चौक की भूल भुलैया से होकर। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखें अब किताब पर टिकी थीं। भूल भुलैया, उन्होंने फुसफुसाया। वहां हम छिप सकते हैं, लेकिन ये सच, ये अब और नहीं छिपेगा। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, गोमती नदी की ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छुआ। चौक की संकरी गलियां और भूल भुलैया उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, और उनके पीछे हवेली की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, जैसे नवाब का साया अभी भी उनकी रक्षा कर रहा हो। लखनऊ की रात और गहरी हो चुकी थी। चौक की संकरी गलियां, जहां दिन में चिकनकारी की दुकानों और तीखी गलियों की रौनक रहती थी, अब सन्नाटे में डूबी थीं। गोमती नदी की ठंडी हवा भूल भुलैया की पुरानी दीवारों से टकरा रही थी, और उसकी आवाज जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। विक्रम सिंह चौहान और आकृति तेजी से भूल भुलैया की भूलने वाली गलियों में दाखिल हुए। उनके पीछे रामलाल और चौक के कुछ स्थानीय लोग थे, जो लालटेन और लाठियां लिए उनकी रक्षा के लिए तैयार थे। विक्रम के हाथ में ब्रीफकेस था, जिसमें कागजात और किताब थी, और आकृति ने डायरी को अपने सीने से लगाया हुआ था। उनके पीछे शालिनी मेहरा और उसके आदमियों की कार की हेडलाइट्स की रोशनी अब भी चमक रही थी। न्यायाधीश साहब, आकृति ने हाँफते हुए कहा। उसका चेहरा पसीने और डर से चमक रहा था। हमें जल्दी करना होगा। पिताजी का दोस्त नासिर चाचा भूल भुलैया के पास अपनी दुकान में है, वो हमें बचा सकते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी सांसें तेज थीं। उनका बायां पैर, जो सालों से बेजान था, अब हर कदम के साथ और मजबूत हो रहा था। जैसे जैसे वे भूल भुलैया की गलियों में गहरे उतरते गए, उनकी याददाश्त के टुकड़े धीरे धीरे साफ होने लगे। एक ट्रेन, एक ब्रीफकेस, नीली साड़ी वाली औरत शालिनी, और एक आदमी जिसका चेहरा अब साफ हो रहा था। एके राठौर, विक्रम ने फुसफुसाया, जैसे वह नाम उनके दिमाग में एक तूफान खड़ा कर रहा हो। रामलाल ने एक संकरी गली में रुककर लालटेन को ऊपर उठाया। यहां, उसने कहा, एक पुराने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। ये नासिर की दुकान है। वो पुराने जमाने का चिकनकारी कारीगर है, और रमेश का पुराना दोस्त। वो हमारी मदद करेगा। दरवाजा खटखटाते ही एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें गहरी और समझदार। आकृति, नासिर ने आश्चर्य से कहा, फिर विक्रम और रामलाल की ओर देखा। ये क्या माजरा है? नासिर चाचा, आकृति ने जल्दी से कहा, हमें आपकी मदद चाहिए। पिताजी की डायरी, ये ब्रीफकेस, ये सबूत हैं कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन वो लोग हमें मारना चाहते हैं। नासिर ने एक पल के लिए गलियों की ओर देखा, जहां कार की हेडलाइट्स की रोशनी अब करीब आ रही थी। अंदर आओ, उसने कहा, और उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में ले गया, जहां चिकनकारी के कपड़े और पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। दुकान की दीवारों पर लखनऊ की नवाबी विरासत की तस्वीरें लटक रही थीं। इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा और वो खंडहर हवेली। विक्रम ने ब्रीफकेस को मेज पर रखा और किताब खोली। नासिर साहब, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता थी। इसमें लिखा है कि एक साजिश थी, प्रोजेक्ट शैडो। गोमती रेल लाइन की दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी, और एके राठौर, वो इसके पीछे था। लेकिन वो कौन है? नासिर की आंखें सिकुड़ गईं। राठौर, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे वह नाम कोई पुराना जख्म खोल रहा हो। अवधेश कुमार राठौर, लखनऊ का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन। वो सालों से शहर की सियासत और कारोबार को अपने हाथ में रखता है। लेकिन उस रात वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। तुमने कुछ देख लिया था विक्रम साहब, कुछ ऐसा जो राठौर को बर्बाद कर सकता था। विक्रम का सिर चकराने लगा। उन्होंने किताब का अगला पन्ना पलटा, और वहां एक और नोट था, रमेश यादव की लिखावट में। न्यायाधीश साहब ने उस रात ब्रीफकेस में कागजात देखे थे, राठौर के गैर कानूनी सौदों के सबूत। वो उन्हें अदालत तक ले जाना चाहते थे, लेकिन शालिनी मेहरा और राठौर ने उन्हें रोक लिया। दवा दी गई, और उनकी बेटी, वो एक चेतावनी थी। विक्रम की आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरी बेटी, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज टूट रही थी। वो सिर्फ 6 साल की थी। वो उस रात मेरे साथ थी, और तुम लोग, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। उनकी मुट्ठियां कस गईं, और उनका बायां पैर अब पूरी तरह से मजबूत था, जैसे सच्चाई ने उनके शरीर को फिर से जीवित कर दिया हो।
आकृति ने उनके हाथ को छुआ। न्यायाधीश साहब, उसने कहा। उसकी आंखें भी नम थीं। अब हम उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं, मेरे पिताजी को बचा सकते हैं। तभी दुकान का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। विक्रम, शालिनी की आवाज गूंजी, ठंडी और खतरनाक। तुम कहीं नहीं जा सकते। वो ब्रीफकेस मुझे दे दो, वरना ये पूरी दुकान जलकर राख हो जाएगी। नासिर ने जल्दी से एक पुरानी अलमारी खोली जिसके पीछे एक गुप्त रास्ता था। ये भूल भुलैया का एक छिपा हुआ रास्ता है, उसने फुसफुसाया। ये तुम्हें इमाम बाड़ा के पास ले जाएगा। वहां मेरे कुछ दोस्त हैं, पुलिस के लोग, जो राठौर के खिलाफ हैं। जाओ और इन सबूतों को उनके पास ले जाओ। विक्रम ने ब्रीफकेस और किताब को उठाया और आकृति ने डायरी को अपने बैग में डाला। रामलाल, नासिर साहब, विक्रम ने कहा। उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। आप लोगों ने हमारी जान बचाई, लेकिन ये लखनऊ का सच अब और नहीं छिपेगा। वे भूल भुलैया के गुप्त रास्ते में दाखिल हुए, जहां दीवारें इतनी संकरी थीं कि केवल एक आदमी ही गुजर सकता था। पीछे से शालिनी की चीखें और उसके आदमियों की आहट गूंज रही थी, लेकिन भूल भुलैया की गलियां उन्हें भटका रही थीं। वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में अब एक नई उम्मीद थी। पिताजी कहते थे कि भूल भुलैया हमेशा सच की रक्षा करती है। कुछ ही मिनटों में वे इमाम बाड़ा के पास एक छोटे से दरवाजे से बाहर निकले। वहां एक पुलिस जीप खड़ी थी और उसमें एक परिचित चेहरा था, इंस्पेक्टर अखिलेश तिवारी, जो लखनऊ पुलिस में ईमानदार अधिकारियों में से एक था। नासिर ने पहले ही उसे खबर कर दी थी। विक्रम साहब, अखिलेश ने कहा उनकी ओर बढ़ते हुए। नासिर ने मुझे सब बताया। वो ब्रीफकेस, क्या उसमें वाकई राठौर के खिलाफ सबूत हैं? विक्रम ने ब्रीफकेस खोला और कागजात अखिलेश को सौंपे। ये प्रोजेक्ट शैडो के दस्तावेज हैं, उन्होंने कहा। राठौर ने गोमती रेल लाइन की दुर्घटना को अंजाम दिया था और शालिनी मेहरा उसकी एजेंट थी। मेरी याददाश्त, मेरी बेटी, ये सब उसी साजिश का हिस्सा था। अखिलेश ने कागजात को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो राठौर को जेल में डाल सकता है, और शालिनी को भी। आकृति ने डायरी निकाली और उसे अखिलेश को दी। इसमें मेरे पिताजी ने सब लिखा है, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। वो बेगुनाह हैं, कृपया उन्हें आजाद करवाइए। अखिलेश ने सिर हिलाया। मैं अभी कार्रवाई शुरू करता हूं। रमेश यादव को आज रात ही रिहा किया जाएगा, और राठौर, वो अब नहीं बच पाएगा। अगली सुबह लखनऊ के न्यायालय में सूरज की पहली किरणें लखनऊ के पुराने अदालत भवन पर पड़ रही थीं। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन इस बार उनकी बैसाखी किनारे रखी थी। उनका बायां पैर, जो सालों से बेजान था, अब पूरी तरह से मजबूत था। आकृति सामने की पंक्ति में बैठी थी। उसके पास उसका पिता रमेश यादव, जो अब रिहा हो चुका था। उसकी आंखें कृतज्ञता और खुशी से चमक रही थीं। विक्रम ने हथौड़ा उठाया और मेज पर मारा। शांति, उनकी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। आज का फैसला सच्चाई का है। रमेश यादव के खिलाफ सभी आरोप हटाए जाते हैं, और शालिनी मेहरा, साथ ही अवधेश कुमार राठौर के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास के लिए मुकदमा शुरू किया जाएगा। कक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। आकृति ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और रमेश ने विक्रम की ओर देखकर सिर झुकाया। आपने मुझे मेरी बेटी और मेरी जिंदगी वापस दी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भरी थी। विक्रम ने मुस्कुराया, लेकिन उनकी आंखें उनकी बेटी की याद में नम थीं। नहीं रमेश, उन्होंने कहा, तुमने मुझे मेरा सच वापस दिया, और आकृति, उसने मुझे फिर से चलना सिखाया। बाहर चौक की गलियों में सुबह की रौनक शुरू हो चुकी थी। गोमती नदी अपनी शांत लहरों के साथ बह रही थी, और भूल भुलैया की दीवारें अब भी अपने रहस्यों को छिपाए हुए थीं। लेकिन हवेली का साया अब शांत था, जैसे नवाब वाजिद अली का वंशज आखिरकार अपने सच को दुनिया के सामने लाकर सुकून पा चुका हो। विक्रम ने अपनी मेज पर पड़ी किताब को देखा, जिसमें रमेश की डायरी और ब्रीफकेस के कागजात अब सुरक्षित थे। सच को दफन नहीं किया जा सकता, उन्होंने फुसफुसाया, और एक आखिरी बार अपनी बेटी की तस्वीर को देखा, जो अब उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।